चलिए, तो वापस चलते हैं अपने प्रैक्टिस बैच की तरफ। और आज आपका सेट नंबर क्या चल रहा था? 18 चल रहा था, ठीक है। एंड उत्तराखंड में आप लोगों ने देख लिए हैं आंसर्स। अब आपका हिंदी रह गया और जीएस रह गया ना, इसको फटाफट हम बेसिक्स के रूप में कवर करते हैं। पहले ये बताओ, आप लोग पेपर सॉल्व कर पा रहे हो ना? मतलब हो पा रहा है, स्कोर सही चल रहा है। दूसरा देखो, एग्जाम्स हो रहे हैं लगातार। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी तक हमने जो पेपर एक्सप्लेन किया उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको लगे होंगे कि हाँ वो सिमिलर पूछे जा रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न पूछ रहा है, राइट। अब जैसे आपको याद होगा, सैटरडे का जो पेपर हुआ था, तो सैटरडे वाले पेपर में जब मैं आपको कोपेंस क्लासिफिकेशन बता रहा था, आए थे ना, प्रॉपर मैंने इमेज खोली थी और उस इमेज में आपको कोपेंस का क्लासिफिकेशन भी बताया था। और उसी कोपेंस के क्लासिफिकेशन से संडे को लकीली सवाल बन गया। तो वो पूछता है ना कि मतलब उसने जो कोपेंस ने इंडियन या वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट्स का वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसके लिए उसने कुछ मतलब कि कह लीजिए कि कोड्स दिए हैं। देता ना वो कोड्स अलग अलग है ना, कि टुंड्रा रीजन को क्या दिखाया उसने, है ना, ड्राई समर को कैसे दिखा रखा है। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, उसमें मदद मिल जाती है कहाँ से? प्रैक्टिस से। तो जब तक प्रैक्टिस करोगे ना, और सबसे बड़ी बात देखो, प्रैक्टिस देने का एक फायदा क्या है कि जब एग्जाम हॉल के भीतर बैठते हो ना, तो वो जो एक एग्जाम को देखने का वो फोबिया होता है, वो डर होता है, वो जो हेडेक होता है, कई बार एग्जाम देख के, पेपर देख के कई लोग मतलब ऐसे ही चकरा जाते हैं, तो वो सब कम हो जाता है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है। 2 घंटे में हमारा पेपर नहीं हो पा रहा है, तो भाई उसके लिए प्रैक्टिस ही तो करनी है आपने। तो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, ओएमआर कैसे फटाफट फिल करनी है, इसके लिए जो है प्रैक्टिस की जाती हैं। अब आते हैं चलो अपने हिंदी के सेक्शन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की या पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, अ खुंड म्यार मुंडना। अब देखो, ये हमारे गढ़वाल में एक प्रसिद्ध क्या है, लोकोक्ति, एक मुहावरा है, खुंड म्यार मुंडना, है ना। अब इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सिर में दर्द होना। भाई सिर में दर्द होता तो हमारे पहाड़ी कल्चर में क्या बोलते हैं? मुंडार होएगी। तो ये मुंडारू तो कहीं पूछा नहीं गया है, राइट। तो भाई ये तो कतई भी सही नहीं है। अपने दिमाग में कोई विचार लाना, क्या ये हो सकता है? अपने दिमाग में कोई विचार लाना, होल्ड ऑन। खुद ही परेशानी मोल लेना, अखुंड मुंड जो है क्या करना? मुंडना। तो भाई जब आप अपने ही सर को मूंड दोगे, मतलब बाल गिरा दोगे और ओले उसी समय गिर जाएंगे, तो मुसीबत आ जाती है। नहीं कहते कि जो है बाल गिराए थे कि ओले पड़ गए, ऐसे कुछ कहावतें हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी कि आप क्या करते हैं, खुद ही अपनी परेशानी मोल ले लेते हैं, और यही इसका जो है सही जवाब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरों को परेशान देखकर खुश होना, ये तो भाई ह्यूमन नेचर भी नहीं है, मानव का ऐसा प्रकृति होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका जो सही जवाब आपको लिखना चाहिए था, वो लिखना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, और ये आप लोगों ने आई होप सो लिखा भी होगा। क्वेश्चन 2 देखो जरा। अब ये ना पूछ लेना भाई, हमारे उत्तराखंड के गढ़ गौरव हैं, गढ़ रत्न हैं, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, राइट। और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना जो है गाया था, डांडी कांठियों का मुलुक। सुना है या नहीं अभिषेक? नहीं सुना है? बताओ आप लोगों ने नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुना होगा बचपन में, अब भूल गए मतलब। इतना प्रसिद्ध गाना है भाई, मेरा डांडी कांठियों का मुलुक एली बसंत ऋतु में आई। तो ये गाना है ना, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। अब देखो नेगी जी के बारे में आप क्या चीजें याद रख सकते हो। जैसे मैंने 2 बातें कही हैं कि इनको गढ़ रत्न कहते हैं, इनको जो है गढ़ गौरव कहते हैं, और इन्हीं को जो है पहाड़ियों के बॉब, सुना है आप लोगों ने? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पहाड़ियों के बॉब डायलन। ये सवाल पूछा गया है कि जो पहाड़ियों की जो बॉब डायलन है, ये किसे कहा जाता है? तो पहाड़ियों की बॉब डायलन की उपाधि किसको दी गई है? वो दी गई है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को। अब वास्तव में अगर देखें, ये बॉब डायलन है कौन? अगर हम किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी अन्य से कर रहे हैं, तो मतलब ये व्यक्ति भी अपने आप में प्रसिद्ध होगा कहीं। तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जो है यूरोप में, जब आप वेल्स जाओगे तो ये वेल्स की जो है प्रसिद्ध कवि एवं लेखक है ना। तो उन्हीं की भांति जो है, उन्हीं की छवि एक तरीके से श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी में दिखती है। तो इसलिए इनको जो है कई बार बॉब डायलन के नाम से भी जो है समझते हैं हम लोग, या यहाँ पे जो है जानते हैं। बताओ जरा, इन्होंने संगीत की शुरुआत जो है किस गढ़वाली गीत माला से की थी? जल्दी से। इनकी जो संगीत की शुरुआत हुई थी, इनकी जो पहली गीत माला थी, वो किससे शुरुआत हुई थी? तो वो थी बुरांस। क्या थी? बुरांस। तो बुरांस से जो इनकी शुरुआत हुई, ऐसे सवाल भी कई बार जो है बन जाते हैं। एंड हम लकी हैं भाई, हमने उनके साथ मंच साझा किया हुआ है, स्टेज पर थे, आप भी थे उस दिन, है ना। तो भाई अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ मुलाकात हुई है।
है ना, उनको जो है मिलने का मौका मिला है। सो उस समय मंच संचालन मेरे ही पास था, इसलिए मैं थोड़ा करीब रहता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतीय व्यंजन है? अब बताओ जी भाई, आप लोगों ने खाया होगा बढ़िया बढ़िया ढंग से। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने संतरा खा रखा है? ये कपड़ा है। छोटे जो बालक है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो ना छोटे बच्चों का एक परिधान है, एक कपड़ा है जो कि कुमाऊं में जो है ज्यादा प्रचलित में है। तो अगर हमसे संथरात पूछता तो ये क्या है? ये छोटे बच्चों का एक कपड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, कंडुआ क्या है? आभूषण है, बहुत बढ़िया। और कंडवा जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है, जैसे झावर पहनी जाती है या बिछुआ आप लोग कहते हैं, पाजेब कहते हैं। तो वैसे ही जो है पैर का एक आभूषण क्या है? कंडवा है। तो ये भी नहीं हो सकता इसका। और ये तो खैर बहुत सिंपल है, ये क्या है? बिनाई। एक वाद्य यंत्र है। क्या आज ये प्रचलन में है, या अब हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड से विलुप्त हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसी को आप लोग एक और नाम से जानते, बताओ। इसको धातु यंत्र या घन यंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। वही धातु यंत्र है, घन यंत्र है। और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये भारत उत्तराखंड की संस्कृति में जो है लगभग विलुप्त हो ही चुका है ना। अब हमारे पास में एक ही बचा, और वो क्या बचा? शया। अब ये जो शया पर्वतीय व्यंजन है ना, ये अक्सर, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कभी किसी शुभ कार्य की ओर जाते हैं, तो शुभ कार्यों में ये शुभकामना के प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। शया जो होता है ना, शुभकामनाओं के रूप में जो है इसको बांटा जाता है लोगों के बीच। तो ये एक व्यंजन है और ये उत्तराखंड में प्रचलन में, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी लिखना चाहिए था, शया। गाथा, एक गीत की। द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौचमी नारायणा। नौचमी नारायणा जब गाना आया था, तो आप जानते हैं इसने सरकार पर किस तरीके के कटाक्ष किए थे, और इसका प्रभाव पड़ा भी, सरकार के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इवन मैं तो कहूंगा सरकार ही चेंज करवा दी थी, है ना। तो नौचमी नारायणा गाना सबने सुना है। अब ये पूछ रहा है कि ये रचना किसकी है, लिखा किसने है? ये नरेंद्र सिंह नेगी जी ने लिखा है, चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने लिखा है, मोहन उप्रेती जी की रचना है, या मनु पवार की रचना है? अब ये कंफ्यूजन कहां हो जाएगा कि सर नौचमी नारायण है, तो इट मीन या तो नरेंद्र सिंह नेगी जी होना चाहिए, लेकिन नेगी जी ने तो उसको गाया है ना, रचना तो किसी और की है वो। तो ये जो रचना है वो किसकी है? ये है मनु पवार की, बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है ना। और इन पत्रकार के द्वारा जो है इन्होंने 2004 में द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौचमी नारायणा जो है इसको लिखा था। दूसरी बात है ना, दूसरी बात मतलब नौचमी नारायण समय लिखा गया था, तो उसके बाद इन्होंने इस पर जो है प्रकाश डाला था। ये वही मनु पवार है जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से लिखा है खबरदार राजा दुखी है। इन्होंने एक और लिखी है, खबरदार राजा दुखी है। अब आपको लगेगा दुखी है तो इसके भीतर कुछ दुख दर्द होगा, नहीं, बहुत बढ़िया हास्य व्यंग की एक रचना है, जिसमें उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से जो है, हास्य ढंग से जो है उल्लेख किया है। तो ये भी किसकी रचना है? मनु पवार जी की है। सो जो अगर आपसे पूछ रहे हो कंफ्यूजन हो सकेगी, क्योंकि नौचमी नारायणा आए तो आप शायद नरेंद्र सिंह जी लगाए होंगे, टिक्के होंगे, लेकिन ये वास्तव में है क्या? ये मनु पवार जी है। और इस समय जब पुस्तक का विमोचन हुआ था, तो लीलाधर जगुड़ी साहब, ये सब लोग जो है उस समय उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में जो है इस बुक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। तो ये प्रसिद्ध जो है बुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिखना चाहिए था आपको। ये तो ईजी है ना, सीधी सी बात है, इसमें कहां जाओगे आप? कह रहा है कि अंग फूले ना समाना, भाई ये तो फूले नहीं समा रहा है, यानी कि वो खुशी मना रहा है भाई, वो प्रसन्न है। तो ये क्या है? प्रसन्न। एक का तीन आना चाहिए, एक का तीन एक ही जगह है, बाकी आपको आए ना आए। अक्ल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति, भाई ये तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। आंसू पहुंचना, भाई आ गए, आप तो मौका ढूंढते कि कौन कब रो रही है और मैं उसके आंसू पहुंचने चला जाऊं, कांधा देने चला जाऊं। कांधा देने नहीं, मतलब कंधा सांत्वना देने के लिए ना, कांधा देने अलग समझना। और उंगली पर नचाना, छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें सीधे स्मॉल टाउन गर्ल, एक गाना था हमारे जमाने का। तो भाई उंगली पर नचाना क्या है? कि किसी के इशारों पर चलना, कि भाई ये तो उंगली पर नचा के रखेगा, उंगली पर नचा के रखेंगी, राइट, लाइक दैट। तो उंगली पर नचाना क्या हो गया? इशारों पर नाचना। तो राइट आंसर इसका बनना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर बी लिखा है। राइट, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जल्दी इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लंका में सब 52 गज के, ये तो भाई इजी होना चाहिए। लंका में सब 52 गज के, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सब एक समान है लंका में, लंबे कद वाले लोगों का एक समूह है, छोटे नहीं, वहां पर एक से बढ़कर एक लोग हैं। लंका में एक से बढ़कर एक लोग हैं, तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति का प्रयोग है वो है लंका में सब 52 गज के। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इसमें आप बस कुछ ना करें, इसमें जरा यह को हाईलाइट करें। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर यह आ जाए वह आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? निश्चयवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा।
अगर आप मुझसे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछते तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? श्रोता के लिए, वक्ता के लिए या किसी अन्य के लिए जिन जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्ता मतलब जो बोल रहा है, जैसे अभी मैं वक्ता हूं ना, तो जैसे अगर अब देखो सबको बताया कि भाई नाम तो मेरा अनूप है, लेकिन मैं हर बार ये तो नहीं कहूंगा कि अनूप हिंदी पढ़ाएगा और अनूप नहीं, तो मैं उसकी जगह मैं यूज करूंगा। मैं, मुझे, मुझ में, मुझसे, मेरे, हम, हमसे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कौन सा पुरुष है बताओ, उत्तम या मध्यम? मैं, उत्तम। और मध्यम पुरुष में क्या आएगा? सुनने वाले के लिए तू, तूने, तुमने, तुम्हारा, आप, आपसे। और अन्य पुरुष में वह, वो, वे, है ना, या उसने, उन्होंने, उनका। तो जहां पर यह है वहां अन्य पुरुष हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अनिश्चय में क्या होता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है ना। कुछ मुझसे कहा तो कोई हो गया, कुछ हो गया, अनिश्चयवाचक है। और संबंध में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। जो सोवत है सो खोवत है, जो सो, जो जागत है सो पावत है। तो जो और सो ये सारे संबंध दिखा रहे हैं। कहा ना जिसकी लाठी उसका भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहां होता है? संबंधवाचक में होता है। सो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। मूर्धन्य भी है, अल्प भी है, अघोष भी है। अब बताओ कौन सा उदाहरण है? अब सब लोगों ने कितनी बार पढ़ दिया है कि इसका एक ट्रिक होता है जिसको लिखते हैं हम लोग केटीएम 2। ये ट्रिक सबको याद है। केटीएम 2, के का मतलब क्या है? कंठ। और कंठ में क से क्या आता है? क वर्ग आता है। सभी को क्लियर होना चाहिए। टी से क्या है? तालु। अब तालु में कौन सा वर्ग आएगा? चा वर्ग आएगा। क्या आएगा? इसमें चौ वर्ग आएगा। एम का मतलब क्या है? मूर्धा। और मूर्धा में क्या है? टा वर्ग है। क्या है? टा वर्ग। पहली बात। अब च इसमें आ नहीं सकता, ट ठ देखते हैं इनमें कोई एक हो सकता है, ढ भी। चलो लेट्स सी। डी से क्या हो गया? दंत। और दंत में क्या होता है? त थ द ध। तो ये क्या हो जाएगा? त वर्ग। और लास्ट में बचा ओष्ठ से ओष्ठ है। और अष्टय में क्या आ जाएगा? प वर्ग। आप बोल के देखो ना, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें होंठ ले, प, प बोल के देखो तो होंठ टच हो रहे, तो वो क्या होते हैं? ओष्ठ है। अब यहां रुको, हमसे कहा मूर्धा होना चाहिए, तो मूर्धा में ट वर्ग, टा सबको याद है, ट, ठ, ड, ढ, ये सबको याद है। तो सर उसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन हमसे कहा इसने अल्प प्राण। और अल्प प्राण हमने क्या पढ़ा था पिछली बार? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। अब अगर हम लोग देखें ट ठ, ठ दूसरे पे आ रहा है, ये महाप्राण है, हटा दो। त थ द ध, अच्छा ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ चौथे पे आ रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी महाप्राण है। तो ये वैसे भी नहीं है, ये तो खैर मूर्धन्य में था ही नहीं। अब क्या बचा हमारे पास में? बचा हमारे पास ट और अघोष। शुरू के जो दो होते हैं वो अघोष होते हैं, और लास्ट के तीन जो होते हैं वो सघोष होते हैं। वर्णों में आपको जानकारी है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर बी, यानी ट होना चाहिए था। एंड उम्मीद है आपने यही किया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अब ये देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस भी ऐसे हैं ना कि इंसान को कोई कंफ्यूजन ही ना हो। आप सब समझते हैं कि भारत के संविधान के भीतर, इसका ये था, भारत के संविधान के भीतर 8वीं अनुसूची है। टोटल 12 अनुसूचियां आज। और 8वीं अनुसूची में क्या है? आधिकारिक भाषाएं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी 8वीं अनुसूची के भीतर, तो स्टार्टिंग में जो मूल थी, यानी कि जो ओरिजिनल थी, तो ओरिजिनल कितनी हुआ करती थी? 22 भाषाएं थी, सॉरी 14 भाषाएं थी। ओरिजिनल कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अब इसमें बाद में जो है 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंधी लैंग्वेज को। अब सवाल बनता है कि सिंधी को किस साल जोड़ा गया था? 1967 में यही जोड़ा गया था। और बोलेंगे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो 21 यानी 21वें संविधान संशोधन ने जोड़ा। फिर इसके बाद आया था नमक। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी एंड कोंकणी। ये तीन लास्ट में जोड़ी गई थी बाद में। और ये जोड़ी गई थी कब? 1992 में, 1992 में। और 1992 में कौन सा एक्ट आया था? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम ने इसको जोड़ा। और फिर लास्ट में जोड़े गए बदमाश, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। और ये जब जोड़े गए थे तो ये जोड़े गए थे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था?
2003 में इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि 2004 के आसपास हुआ, लेकिन 2003 में जो है ये आया था। तो ये हुई ना हमारी कुल मिलाकर 22 भाषा। बाकी ऐसा नहीं कि मैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे नई क्लास पढ़ाई हूँ, इससे पहले वाली क्लास में मैंने सारे आर्टिकल्स एंड ऑल सब बता रखे हैं। तो भाई जो नए व्यूअर्स मुझे देखेंगे वो प्रीवियस जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में है अभी तक के टेस्ट पेपर उनको देख लो। तो इसका राइट आंसर है भोजपुरी, ये नहीं है। बाकी मैथिली, मणिपुरी, बोडो ये तो इन्हीं में से आ गई है, बाकी मुझे बताना भी ना पड़े। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ क्या है, ये इजी है। यस, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। ये इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेना। अब कह रहा है कि प्राणियों के पेट का एक अंग। अब प्राणियों के पेट में तो वैसे बहुत सारे अंग हैं, लेकिन जब हिंदी में हम लोग कोई एक शब्द निकालते हैं ना, तो इसके लिए अग्न्याशय का प्रयोग होता है। इसके लिए क्या आता है, इसके लिए अग्न्याशय आता है, लेकिन वो आपको अभी लिखना नहीं, आति, अग्न्याशय इत्यादि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, जल्दी से उदय से कुछ याद करो। उसको कहते हैं उदयाचल। क्या कहते हैं इसको? उदयाचल। तो इसके लिए शब्द आना चाहिए उदयाचल, इसके लिए आना चाहिए अग्न्याशय। और पर्वत का शिखर क्या होगा? शिखर तो शिखर होता है, श्रृंग कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा। भाई जो पर्वत की चोटी होती है उसके लिए आप लोग श्रृंग का प्रयोग कर सकते हो, श्रेणी जो होती है ना, टॉप का प्रयोग। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखो भारत की शिक्षा के लिए जो मैकॉले ने पहली बार जो अपना, ये लॉ ही नहीं है, लॉर्ड है, लॉर्ड मैकॉले ने जो अपना प्रपोजल दिया था वो 1835 का था। तो यहां थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये मिस टाइप हो रखा है, 35 होना चाहिए था 55 के बजाय। और इस समय जब ये लाया था 2 फरवरी 1835 को, तो इसको भारतीय शिक्षा पर इसका मिनट प्रस्ताव कहते हैं। ये सवाल है कि मतलब मिनट प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो वो मैकॉले लेकर आया था, इसको जो है मिनट प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो ये प्रस्ताव जो पहली बार लाया था वो लाया था कब? फरवरी 1935 में मैकॉले। हाँ, मैकॉले की बात करें तो जो भारत में 1833 का अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट, तो उसी के भीतर 1834 में पहली बार देश के पहले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग के गठन की बात की गई। और इस विधि आयोग का पहला अध्यक्ष भी कौन चुना गया? लॉर्ड मैकॉले चुना गया। और बाद में 1854 में मैकॉले कमेटी भी बनी थी, मैकॉले समिति भी बनी थी। और वो समिति क्यों थी कि जो आईसीएस की परीक्षाएं होती थी, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती थी, उसमें ओपन कंपटीशन हो और भारतीयों को भी मौका मिले, इसको रिव्यू करने के लिए बनी थी मैकॉले कमेटी 1854 की। तो वो भी जो है आप लोग को वहां ध्यान रखना पड़ सकता है, राइट। तो राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। कौन सी वर्त की कौन सी जो है वर्तनी इनमें से सही है? यहां शायद ऑप्शन मैंने चेंज करवाए थे, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी और डी एक जैसा लिखा था। तो अगर आप में से सी और डी में से आपने कुछ भी किया हो, क्योंकि वो उस समय मिस टाइम था, तो इसमें से बताओ क्या सही है, इस वाले को देख के बताओ। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सन्निधि को ऐसा लिखा जाएगा, बड़ी ई नहीं लिखी जाएगी। तो सन्निधि यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये शुद्ध वर्तनी के सवाल बन जाते हैं। कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? एक मूवी है आमिष, नहीं देख पाओगे, उसमें ऐसा है सीन कि एक्टर एक्ट्रेस एक दूसरे का ही मांस खाते हैं, हाथ का काट के, पैर का काट के, बड़ी मतलब, अब देखो आपकी मर्जी, देखना ना देखना, मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आमिष मूवी का नाम था। अब मूवी का ही नाम आमिष का मतलब होता है जो मांस का सेवन करते हैं, मांस खाने वाले मांसाहारी होते हैं आमिष। तो आमिष मतलब मांस से है इसका मतलब। और आमिष अगर मांस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो इट मीन्स कि इसके अपोजिट कुछ होना चाहिए, जो मांस ना खाता हो, जो शाकाहारी हो। और जो शाकाहारी होते हैं उनको कहते हैं निरामिष। तो शाकाहारी के लिए क्या आता है? यह आता है शाकाहारी, या जो मांस से दूर रहे उसके लिए आता है निरामिष। बाकी देखो आमिष और शामिष ये सिनोनिम है। अगर शामिष का उल्टा भी पूछोगे तो भी मैं निरामिष कहूंगा। और शुष्क का उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे कहते हैं ना शुष्क भूमि, तो उसके अपोजिट आर्द्र भूमि। तो जो है इसका अपोजिट क्या हो जाता है? आर्द्र हो जाता है, आर्द्र भूमि। तो बस ये इस तरीके से याद रखना है ना। बाकी शामिष का निरामिष होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने लिखा होगा। आगार शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? आगार ये क्या है? घाम है, ये धाम नहीं, घाम। और घाम क्या होता है? धूप होती है। इवन जो अगरबत्ती है उसको भी हम लोग घाम कहते हैं। तपिश, तपिश क्या है कि भाई बहुत तपिश हो रही है, मतलब ऊष्म। अब देखो ऊष्म लिखो, तपिश लिखो, घाम लिखो, ये सब एक ही है। गर्मी लिखो, शेक लिखो, हरारत लिखो, तो ये सब क्या है? हरारत, शेक एंड ऑल, ये सब घाम के पर्यायवाची। बाकी घर, भवन, आवास, आगार, ग्रह, ये सब क्या है? ये हमारे पास में जो है घर के क्या है? पर्यायवाची है। निवास हो गया, कोठी हो गया, कमरा है ना, इस तरीके से
तो वो घर के आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना है? डी होना है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मतलब संस्कृत से हुबहू निकला हुआ, क्या नहीं है पूछा हुआ। पानिप। राइट आंसर क्या लिखोगे इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पानिप। पानिप का मतलब पानी। अच्छा बताओ धृष्ट, धृष्ट का क्या मीनिंग है यहां पर? जल्दी बताओ आप लोग, धृष्ट मत बनो। जो ढीठ होते हैं, धृष्ट व्यक्ति है ना। अच्छा पृष्ठ मतलब? पृष्ठ जैसे कई बार कहता है ना कि क्या कर दीजिए, पलटिए, पृष्ठ पलटिए। पृष्ठ क्या है? पीठ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीठ लिख सकते हैं। और पंख तो खैर आपको पता होना ही चाहिए। पंख क्या है? पंख नहीं, ये कीचड़ नहीं है वो पंख वाला, वो तो आप सिनोनिम कह रहे हैं ना, तद्भव तत्सम बताने में। इसका तत्सम का जो है तद्भव कौन सा है? पंख का पक्ष, क्या बोलते हैं इसको? पक्ष आदि, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा और है। अब ये किसी को टफ लगा या इजी लगा? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहा होगा, देख लो भाई आप लोग भी ध्यान से। अभिषेक छुट्टी पे थे? छुट्टी पे थे, दिया था। चलो तो बताओ क्या किया इसका राइट आंसर? हाँ ए डी नहीं, इसका जो सही संधि नहीं है वो है ये सत धन नारी। अब यही तो है कि व्यंजन संधि के हर एक नियम पढ़ने होते हैं, और व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि तौ के बाद में नौ आता है तो ये जो तौ है वो नौ में ही बदल जाता है। मेरी बात समझना, एक व्यंजन संधि का नियम है कि यदि तौ के बाद नौ आता है तो नौ में बदल जाता है, आधा नाहा नौ में बदल जाता है। तो जो है नौ में बदल जाता है। आप ऐसा नहीं समझोगे जब तक दो तीन नहीं लिखे, बदल जाता है। जैसे उदाहरण समझो, जैसे के रूप में अगर मैं पहला लिखूं तो मैंने लिखा जैसे जगत धन जननी, रुको हाँ गलत हो रहा है, जगत जननी नहीं, ये गलत जा रहा है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नॉट जगत जननी। हाँ ये कह सकते हो आप। जैसे आपने लिखा जगत धन नाथ, क्योंकि देखो ता के बाद ना आना चाहिए, तो ये क्या बनेगा? आप खुद सोचो ना, क्या इसको आप अगर देखो दा का फॉर्मूला है तो फिर तो जगन्नाथ होना चाहिए, और जगन्नाथ कोई शब्द नहीं होता। तो ये शब्द क्या बनता है? ये बनता है जगन्नाथ। यूं बनता है यस एंड नो, क्या बनता है? जगन्नाथ। डन। ऐसा ही एक और शब्द उठाओ, जैसे आपने लिखा सत धन नारी, तो किस में बदलेगा? नाम में। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सन्नारी। ये सदनारी नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बनेगा? ये बनेगा सन्नारी। इसको जो है आप लोग नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ना। दो क्लियर है, एक और बताना है? दो से उन्नति हो जाएगी, और बताना है। देखो जैसे हमने कहा उत धन नति, उत धन नति क्या बनेगा? उन्नति, बस ईटीसी। तो के बाद नौ आएगा तो वो जो है वो आधे नाम में बदल जाएगा, और वो इस तरीके से शब्द आएंगे। सो इस बिहाफ में देखोगा, अब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो सदनारी में सन्नारी होना चाहिए, सदनारी नहीं। तो ये सन्नारी होना चाहिए, लाइक दिस, ये वाला होना चाहिए था इसका राइट आंसर। डन। अब आओ अभय उभय, निर्भय दोनों या दोनों निर्भय। अभय जिसको भय नहीं है, और जिसको भय नहीं है वो क्या है? वो निर्भय है ना, निर्भय है ना। और उभय मतलब क्या है? दोनों। जैसे हम कहते हैं ना उभयचर, कहते हैं ना उभयचर जीव, तो उभयचर का मतलब क्या है? जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, उनको उभयचर कहते हैं। तो उभय मतलब दोनों, दो की जगह आता है यूज। अब बताओ हवा और अग्नि में क्या है? जैसे अब बताओ मुझे हवा के लिए क्या लिखना चाहिए? अनल या अनिल? अनिल हो गया हवा, और आग के लिए अनल हो जाएगा। ऐसे ही जो है, अब देखो यहाँ तो कुछ अलग नहीं होगा, उल्टा कर देंगे, उभय अभय हो जाएगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। पढ़ना पढ़ाना के लिए कुछ हो सकता है। अच्छा अध्ययन का मतलब? और अध्यापन पढ़ाना, श्योर। चलो एक तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए आता है पाठनीय और पढ़ाने के लिए आता है पाठ्य, है ना। तो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे पाठनीय और पाठ्य, इस तरीके से, है ना। ये अलग अलग हो जाएगा। सो ये सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से कि कौन सा सही है ना। तो ये एक जैसे जो है आपको सुनने में आए, और जब आप अलंकार पढ़ते हैं ना
और अगर आपने अलंकार पढ़ा है, वक्रोक्ति अलंकार, काकू वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, तो काकू अलंकार भी इसी तरीके से जुड़ता है कि बोलने वाला कुछ और, मतलब बोलने वाला जो शब्द कहता है उसकी कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल देता है, तो उससे जो है कई बार क्या होते हैं वो उस तरीके के वक्रोक्ति बन जाती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहां पर देखो एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए, और जहां कोई शब्द दो बार आए या दो से ज्यादा बार आए तो दो के लिए होता है युग्म, और युग्म के लिए आता है कौन सा शब्द बताओ? यमक आता है। यमक का मतलब ही युग्म से है, दो से है या जोड़ा से है, तो कम से कम दो बार तो एक शब्द आना चाहिए और हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। जैसे देखो माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, तो माला फेरत, माला में जो मन का है ये क्या है कि जो माला है ना, इस माला में लगाए जाने वाले, माला में लगाए जाने वाले जो दाने हैं उनको भी क्या बोलते हैं? उनको मन का कहते हैं, मालाओं में मन के होते हैं। और दूसरा क्या है? कर का मन का डारी दे, मन का फेर, और दूसरा जो मन का है इसका मतलब है हृदय से। तो भाई दोनों मन के का मतलब अलग है, एक में माला का जो धागे में पिरोए जाने वाला जो दाना है, और दूसरे में क्या आ गया? हृदय आ गया, दोनों अलग हो गए। अच्छा, उपमा तो सबके लिए इजी होगा। उपमा अलंकार क्या है? देखो, उप धन मा, मां का मतलब है मापना या तुलना करना, और उप शब्द का मतलब होता है समीप, किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के समीप रख के उसकी तुलना करना। जैसे भाई देखो गाना ही गा लेता हूं ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो अगर मैंने कहा कि चंद्र सा या चांद सा रोशन चेहरा है, तो यहां पर चेहरा है, इसकी मैं तुलना कर रहा हूं किसके साथ में? चांद के साथ में। तो भाई एक वस्तु की तुलना मैंने दूसरे से करी है, तो इट मींस यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इजी है, किसी को टफ नहीं लगना चाहिए कि जहां पर किसी एक की जो है तुलना किसी दूसरे से की जा रही है तो वहां पर क्या है? उपमा अलंकार है। क्लियर है? और उपमा अलंकार में याद रखना, उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक जिसको सादृश्य वाचक भी कहते हैं, और साधारण गुण जिसको समान गुण या साधारण गुण भी कहते हैं। अब यहीं पर एक लाइन में बताओ, बस एक लाइन में, ज्यादा नहीं, कि उपमेय और उपमान में क्या अंतर है? जल्दी से। उपमान मतलब जिससे तुलना होगी या जिसकी तुलना होगी। इसमें से उपमान क्या है? बहुत बढ़िया। इसमें जो उपमान है वो क्या है? वो है चंद्रमा। यानी कि जो उपमान है मतलब जिससे तुलना हो रही है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और उपमेय क्या है? जिसकी तुलना कर रहे हैं। अब जिस शब्द से इन तुलना के बारे में हमें जानकारी मिल रही है वो है सा, तो इसलिए इसको कहते हैं सादृश्यवाचक, या सिर्फ वाचक भी लिखेंगे चलेगा, सादृश्यवाचक। और रोशन क्या है इसमें? इसमें है यह साधारण धर्म। ये क्या है? साधारण धर्म। एक और सुन लो, चलो अब थोड़ी बात छिड़ी तो बोल ही देता हूं। उपमा अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सुना है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ये ध्यान रखना, उपमा अलंकार के यहां लिख रहा हूं तीन भेद हैं। कौन कौन से? एक है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है जिसमें उपमा के चारों अंग हों। जैसे ये था ना, चंद्र सा रोशन चेहरा या चंद्र सा सुंदर चेहरा, तो इसमें देखो सादृश्य भी है, साधारण भी है, उपमेय भी, उपमान भी, तो इसमें से पूर्णोपमा है। इसमें उपमा के सभी अंग हैं तो पूर्णोपमा है। एक आती है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, अब लुप्तोपमा मतलब जिसमें इन चार में से कोई भी एक एब्सेंट हो। इन चार में से अगर कोई भी एक नहीं है तो वो क्या है? लुप्त उष्मा है, उष्मा नहीं, उपमा है, तो लुप्तोपमा। और एक आता है इसमें अलग से, यहां लिख रहा हूं, जिसको कहते हैं मालोपमा। और मालोपमा तो भाई साहब सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार है। मालोपमा का मतलब है कि सर जहां पर किसी एक उपमेय के साथ एक से ज्यादा उपमान हो, जिसमें देखो मालोपमा में क्या होगा कि इसमें क्या होगा? उपमेय तो एक होगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं वो एक है, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उपमान ढेरों हो सकते हैं। आपने एक वो सुना है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सुना है कि नहीं? काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का।
सुनना मुझे यार प्लीज मेरे साथियों, ये मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना। आज आपको सारे अलंकारों का मिस्ट्री सुलझा देता हूं। मैंने कहा कि एक लाइन कही जाती है, क्या बोला था मैंने कहा था कि काम सारूप, कॉमा प्रताप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का। अब देखो जी, किसकी तुलना हो रही है? प्रभु राम की। तो राम क्या है इसमें, उपमेय या उपमान? ये है उपमेय, मतलब प्रभु राम की तुलना करे। अब राम की तुलना किससे करी आपने? आपने प्रभु की तुलना करी काम सारूप। अब ये काम क्या है? ये काम करने वाला काम है, कामदेव। मतलब रूपों के राजा किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं ना, कि भाई काम जैसा कोई नहीं था उस समय के मोस्ट, अब एलिजिबल बैचलर तो क्या ही बोलूं, लेकिन मोस्ट हैंडसम जो मैन थे पूरे, जो है पाताल लोक में, धरती लोक में, आसमान लोक में, होते कामदेव। तो काम सारूप प्रभु राम का, भाई क्या प्रभु राम का जो है रूपरेखा वो किसी काम भगवान से कम है, कामदेव के बराबर है। तो उनके रूप की तुलना हो गई काम, तो एक उपमान क्या हो गया आपके पास में? ये हो गया काम। क्लियर है? दूसरा देखो, प्रताप दिनेश, दिनेश मतलब सूर्य। तो सूर्य भगवान जैसा उनका तेज है, उनका जब प्रभु राम कहीं जाएंगे भाई उनका तेज, उनकी चमक, ऐसे नहीं सच में वो चमक रहे हैं, मतलब उनके गुणों का तेज, उनके व्यवहार का तेज, उनका विनम्रता, तो उसकी तेज क्या है? वो प्रभु सूर्य की तरह है, सूर्य भगवान जैसा। तो दूसरा उपमान क्या हो गया इसमें? दिनेश, इनसे तुलना हो गई, ये उपमान दूसरा हो गया। तीसरा लिखा इनका शील, किसकी तरह? शील, शील है वो सोम की तरह। तो तीसरा उपमान क्या हो गया? सोम हो गया। तो मैंने कहा था कि जिस उपमा अलंकार में एक उपमेय हो और एक से ज्यादा उपमान हो, तो वहां होती है मालोपमा। आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए आप में से कोई। राइट है? एंड उम्मीद करो आप इसको समझ भी पा रहे हो, है ना? तो इसका राइट आंसर तो कह था। रूपक तो आपको पता है, नाम में ही है रूपक, जो मतलब उपमेय और उपमान जो है वो एक जैसे लगते हो। मतलब उपमेय और उपमान में भिन्नता करना जरा मुश्किल है। जैसे एक वो था, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, तो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, तो उसमें से जो ये चंद्र खिलौना लिखा आपने, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना में देखो, अगर मैं इसको अलग लिखूं चांद सा खिलौना, अगर मैं ऐसे लिखता कि चांद सा खिलौना, तो खिलौना उपमेय हो गया था और चंद्रमा उपमान हो गया था, क्योंकि भाई चंद्रमा से तुलना हो रही थी। लेकिन यहां सा तो मैंने कहीं नहीं लिखा, बल्कि इनकी जगह मैंने योजक चिन्ह या हाइफन लगा दिया। तो चंद्र खिलौना मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन उपमेय कौन उपमान, उपमय में ही उपमान सा छुपा हुआ है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, है ना? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम सा रतन नहीं, राम रतन धन पायो। तो वहां पर ऐसा थे, कमल चरण बंधो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका रूपक। और अनुप्रास तो खैर पता है, जिसमें किसी वर्ण का या किसी शब्द का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है ना? कितनी बार बोला था आपको, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। सुना है या नहीं? ये नहीं सुना पर सुन लेना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, च च च च बार 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 आ रहा है ना? रघुपति राघव राजा राम, ऐसा आ सकता है? पतित पावन सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसमें भी है वृत्यानुप्रास से। अब कैसे क्या नहीं वो हम लोग आएंगे। सो थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल चला जाऊंगा, सोचा था आप जल्दी जल्दी भागूंगा, लेकिन भाई देखो क्वेश्चन आपके काम के हैं। मैं अगेन कह रहा हूं इन क्वेश्चन से आपको फायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं। थोड़ा बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। औपचारिक पत्र, पहले ये बताओ औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र होता क्या, पहले बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन? औपचारिक मतलब जिन पत्रों से हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैंने चाचा के लिए लिखा, बुआ के लिए लिखा, गर्लफ्रेंड के लिए लिखा, वो नहीं, वो औपचारिक नहीं होगा, समझ रहे हो? अनौपचारिक पत्र होगा। तो औपचारिक पत्र मतलब जिससे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। जैसे आपने अभी सही बोला सौरभ ने कि कार्यालय पत्र होता है, या जो है संपादकीय पत्र होता है। प्रार्थना पत्र, स्कूल में आप प्रार्थना लिखते हो, जैसे अब स्कूल के टीचर को लिख रहे हो जी, है ना? किसी को नहीं कि प्रिय में कल नहीं आऊंगा आऊंगी, तो तब वो निजी हो जाता, समझ रहे हो? या इसी तरह से व्यावसायिक पत्र, व्यवसाय में जो पत्र लिखे जाते हैं। और ऐसे जो औपचारिक पत्र होते हैं इसके ढेरों ढेर विषय होते हैं। जैसे इसमें जो है पत्र संख्या या पत्रांक लिखे जाते हैं, इसमें शीर्षक होता है, इसमें प्रेषक होता है, इसमें सेवा में लिखते हैं हम लोग, इसमें जो है प्रेषिता का पता होता है ना? या इसमें जो है स्थान दिनांक होता है, विषय होता है, संबोधन होता है, निर्देश होते हैं, इवन स्वनिर्देश भी होते हैं। स्वनिर्देश समझते हैं? आपका आज्ञाकारी या भवदिया, ये सब जो है कहाँ लिखे जाते हैं? जहां पर औपचारिक पत्रों की हम लोग बात करते हैं, है ना? हस्ताक्षर होते हैं, संलग्न सूची होती है, पृष्ठांकन होता है, किसमें?
इसमें। लेकिन ये जो अभिवादन है ये कभी भी औपचारिक पत्र में नहीं लिखते हैं, बल्कि अभिवादन किस में लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में मुख्य क्या है? प्रेषक का पता, प्रेषक का स्थान या दिनांक, संबोधन, जैसे मैंने कहा अभिवादन, और जो है स्वनिर्दिष्ट भी होता है और हस्ताक्षर भी अपने होते हैं। हस्ताक्षर भी करते हैं ना आप लोग। अगर आपने किसी को लेटर लिखा जी, तो नीचे अपना सिग्नेचर नहीं करोगे तो वो सोचेगी किसी और ने दे दिया। निजी पत्र की मैं बात कर रहा हूं वहां पर। अब पहले बताओ अभिवादन का मतलब क्या है? अभिवादन, जैसे अभिवादन में किस शब्द का आप प्रयोग करते हैं? जैसे हाँ ये वाला महोदय, महोदया नहीं लिखते हम लोग कि महोदय आपसे विनम्र निवेदन है। तो ये हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास क्या हो? औपचारिक ना हो, अनौपचारिक पत्र हो, तो वहां हम लोग लिखते हैं अभिवादन एंड ऑल, ये सारे शब्द महोदय, महोदया, है ना। तो यहां नहीं चलेगा वो। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। डन है जी। नेक्स्ट आओ, एक दो क्वेश्चन और फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, बस यामा कहूंगा, बाकी आप समझ गए। यामा के लिए मिला था, और ये किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को मिला था। बाकी मित्रों, मैं बंकिम चंद्र जी के बारे में, है ना, जयशंकर जी के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस कई क्लासेस में शायद बातें कर चुका होऊंगा, तो इसलिए मैं इस पर बार बार वही चीज रिपीट करूंगा, तो सिर्फ क्लास का लेंथ खींचेगा और कुछ नहीं, है ना। तो महादेवी वर्मा जी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका कंप्लीट 19 का, 1982 में। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और बैठ जाओगे ना, थकोगे तो नहीं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ इतने है नहीं। 61 पे आ जाइए। 61 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरण की इस रचना के लिए जानता है? ये सबसे इजी सवाल है, कितनी बार बोलूं भाई। शिल्पाधिकरण जो है ये एक लव ट्रायंगल के ऊपर लिखी हुई बुक है, और ये प्रेम गाथा किसकी है? देखो, इस शिल्पाधिकरण का जो मेन हीरो है, जिसके बारे में लिखा है, नायक, वो है कोवलन, और उसकी वाइफ जो है नायिका यानी कि कर्णगी, और उनके बीच में जो है एक तीसरी औरत का आना, और वो है माधवी। तो कहते हैं कि जो कोवलन था, इसकी माधवी नाम की जो वैश्य कन्या थी, उसके साथ प्रेम प्रसंग था। तो इन तीनों के इस जो है पूरे ट्रायंगल को जो लिखा है, वो लिखा है इलैंगो एडिगिल ने। और इलैंगो एडिगिल अगर कहीं है ऑप्शन में, तो इलैंगो एडिगिल जो है उसने लिखा है शिल्पाधिकरण। और शिल्पाधिकरण जो है, इसी के भीतर ये जो इलैंगो एडिगिल नाम का व्यक्ति है, ये है कौन? तो एक चेर वंश का राजा था जिसका नाम था शैनगुट्टवन। आयुष नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो एक चेर वंश का राजा था, चेर राजा, जिसका नाम था सैनगुट्टवन। सैनगुट्टवन, और सैनगुट्टवन इसलिए फेमस है क्योंकि इसको कहते हैं भला चेर, या इसको कहते हैं लाल चेर, रेड चेरा और गुड चेरा। इसको रेड चेरा या फिर गुड चेरा आप लोग कहते हैं। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसी रेड चेरा ने या सैनगुट्टवन ने दक्षिण भारत की जो कर्णगी कल्ट है, कर्णगी पूजा या पत्नी पूजा, इसकी शुरुआत की थी। सो इसलिए रेड चेरा इज इंपॉर्टेंट, यानी कि इसने स्टार्ट किया था क्या? ही स्टार्टेड पत्नी कल्ट, पत्नी पूजा की शुरुआत, जिसको कर्णगी पूजा कहते हैं। तो ये सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि हु स्टार्टेड कर्णगी पूजा? देन ही इज सैनगुट्टवन, द ब्रदर ऑफ इलैंगो एडिगिल, हु इज द ऑथर ऑफ क्लासिक तमिल एपिक दैट इज शिल्पाधिकरण। राइट, सो इसका राइट आंसर इस तरह। अब देखो, ऋषि अगस्त्य का नाम सुना होगा। जब पहला संगम हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऋषि अगस्त्य ने। और पहला संगम कहां हुआ था? मदुरई में। पांड्यों की राजधानी थी ना मदुरई, तो मदुरई में पहला संगम हुआ। इसी समय अगस्त्य ने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था अगस्त्यम। ऋषि अगस्त्य की बुक का नाम अगस्त्यम, ऐसा ही सुनो। शीतलाई सत्यनाथ, देखो जहां शिल्पाधिकरण का लास्ट पन्ना बंद हुआ, बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1, KGF 2 आती मूवीज, गोलमाल 1, गोलमाल 2। तो ऐसे ही जो है जहां शिल्पाधिकरण खत्म हुआ, वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, मणिमेखलाई। एंड मणिमेखलाई पता कौन थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, नॉट कर्णगी। जिन वैश्य कन्या से संबंध था कोवलन का, तो उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था मणिमेखलाई। और ये किसने लिखी है बुक? ये लिखी है शीतलाई सत्यनारायण ने। इन्होंने मणिमेखलाई लिखी है। ऐसे सवाल बनते हैं जी। और तोल्कापियर जो थे, इन्होंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है तोल्कापियम। बस आर की जगह एम लिख लेना, बाकी सब सही है। तो तोल्कापियर रोट तोल्कापियम, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। संगम काल, पहला संगम आपने अभी बोला मदुरई में। दूसरा संगम, दूसरा कहां हुआ था? नहीं, दूसरा मदुरई नहीं है, दूसरा है अलवे या फिर कपाटपुरम, जिसका जगह का नाम है। और दूसरे की अध्यक्षता कहते हैं, प्रारंभ तो ऋषि अगस्त्य ने किया था, लेकिन बाद में जो है उनको रिप्लेस किया था तोल्कापियर। तोल्कापियर ही थे ना। और तीसरी जो संगम हुई थी वो हुई थी फिर से मदुरई में। और तीसरे संगम को जो हेड किया था वो थे नक्किरार साहब,
तो नकिरार ने जो है उसको हेड किया था या चेयरमैनशिप दी थी। डन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सौरभ इसको देखते रहना है, चल रहा नहीं चल रहा, काउंटिंग ठीक है, बढ़िया। अब ये सवाल आपके लिए आसान होना चाहिए, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि किस राष्ट्रकूट ने जो है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। ये किसने है? कृष्णा फर्स्ट है। लेकिन रुको, आज मैं एक सवाल और पूछता हूं, इसी एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और वो इस वंश का संस्थापक है, आप बताओ। राष्ट्रकूटों का संस्थापक जल्दी से बताओ, कम से कम मेरी दांतियों की तरफ देख लो, याद आएगा। दंती दुर्ग, तो दांतों से दंती, तो दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक भी था, इसने कैलाश में सॉरी इसने जो है एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया था। दूसरी बात, यहां इस वंश में जो अमोघ वर्ष है, ये सबसे प्रमुख में से एक है। अच्छा आपको बताऊं, अमोघ वर्ष के समय एक विदेशी व्यक्ति जो था ना, इसके आसपास आया था वो भारत, क्या नाम था, तो नाम आ रहा है लेकिन वो कह रहा है ना अभी नहीं आऊंगा, जैसे होता है हर बार है ना, स्ट्रक हो जाता है अंदर। तो उसका नाम था सुलेमान। तो जब सुलेमान जो था वो लिखता है अमोघ वर्ष के बारे में, तो लिखता है कि जब मैं पूरे विश्व में भ्रमण किया हूं तो पूरे विश्व में 4 महान राजा हैं, जिसमें से एक नाम वो लिखता है अमोघ वर्ष का। बाकी एक चाइना का रूलर का नाम लिखता है, एक कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वहां के किसी रूलर का नाम लिखता है, और एक आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट शायद इजिप्ट या मिस्र के आसपास का किसी का नाम लिखता है। तो सोचो मतलब जो है विश्व के 4 सबसे महान राजाओं में जो नाम आता है वो आता है। अच्छा बताओ, अमोघ वर्ष ने 2 बुक्स लिखी हैं, एनीवन? एक थी, जल्दी से सही मार्ग पे आओ और बताओ। एक इसने लिख दी कविराज मार्ग, है ना, ये सवाल पूछ लेता है कि इसने कौन सी बुक लिखी है, तो इसने लिखी है कविराज मार्ग। और दूसरा क्या लिखी इसने, जल्दी से बताओ, है कोई ऐसा मलिकी जो बता दे? नो, ये है प्रश्नोत्तर मलिकी। तो एक इसने कविराज मार्ग लिखी थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, और एक इसने लिखी थी प्रश्नोत्तर मलिकी, है या प्रश्नोत्तर मलिका लिखा होता है, तो वो किसकी? अमोघ की है। तो ये भी भाई आप आसान से सवाल जो है ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, इस वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्गा हुआ करता था, है ना, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों का स्ट्रगल, इनका जो प्रतिद्वंदी थे वो 2 मुख्य थे, है ना, गुर्जर प्रतिहार और पाल। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और प्रतिहार, ये तीनों का जो स्ट्रगल है इंडियन हिस्ट्री में इसको त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। अब उसमें कौन थे, ध्रुवा कौन था, अमोघ वर्ष कौन था, ये सब पूछा जाता है ना। चलिए आंसर मिल गया था ना, इसका आंसर क्या लिखा था हमने? डी लिखा था। यहां बताओ जी, अब ये मत कहना सर बुक्स मत पढ़ाया करो, आपके अभी रिसेंटली अपर पीसेस ने बोल दिया मैं बुक पूछूंगा, है ना, और बुक भी ये वाली भी पूछी थी अपर पीसेस ने। ये किसकी है? ये अमीर खुसरो की है। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सी जो है बुक, क्या लिखा है, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा के इतिहास के लेखक कौन है ना, ये लेखक पूछा ना, यहाँ इसने बुक का नाम क्यों लिखा फिर बताओ? तो इसका लेखक है कौन? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और ये जो मैंने व्यक्ति की बात की है, कहां चले गया, ये मुबारक शाह, ये वाला जो मुबारक शाही में मुबारक शाह ना, ये किस राजवंश का राजा है? नहीं खिलजी नहीं, सिर्फ 4 राजा हुए थे, अब बताओ। इस वंश में सिर्फ 4 राजा थे, इनका संस्थापक खिज्र खान था, सैयद वंश। तो ये सैयद वंश का जो है दूसरे तीसरे, है ना, नंबर का ये राजा था, है ना। तो इस समय जो है सर हिंदी ने क्या लिखी थी, ये पुस्तक लिखी थी मुबारक शाही के नाम से। बाकी भाई आप जानते हैं कि जो जवाहिर है, जवाहर की जवाहिर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अल बरूनी ने, हाँ ये अल बरूनी की बुक है। खजाइन ए फुतू, ये मैंने कहा अभी अभी पूछा था, अमीर खुसरो की बुक है। अमीर खुसरो में कितनी सारी बता रखी है, नो सिपियर इसने लिखा है ना। देवल रानी नामक पुस्तक जो है इसी व्यक्ति ने लिखी हुई है। और तारीख फिरोज शाही तो आप लोग आंख मूंद कर बताओगे किसने, नहीं बुक किसने लिखी है? तारीख फिरोज शाही, जल्दी से आपका जिया करे तो बताओ। यह है जियाउद्दीन बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी जो है उसने लिखी है क्या, तारीख फिरोज शाही। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट चलिए। सूफी परंपरा के अनुसार समा क्या है? समा क्या है? देखो, समा इज पवित्र गीतों का एक पार्ट, एक सेक्रेट सॉन्ग है किसका, रेसिटेशन का। तो समा कहते हैं इसको। जैसे अच्छा जब आप पढ़ते हो ना सूफीज्म, तो सूफीज्म जो है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे एक दो तो इजी है। जैसे पीर क्या है सूफीज्म में? धार्मिक गुरु, रिलीजियस गुरु। और मुरीद क्या है? शिष्य। जैसे इस मामले में अगर एक क्लास में इस्लामिज्म पढ़ा रहा होता तो मैं अभी पीर था और आप मेरे मुरीद थे,
आप ऐसे कई बार कहते हैं ना कि यार उसको देख के ही मैं उसका मुरीद हो गया। तन मन धन जो है आप उसी के हो, जो आपका रिलीजियस टीचर कहेगा आप वो करोगे। और आज के टाइम में इसको जो है पीर मुरीद जैसे व्यवस्थाएं तो है नहीं, पर इसके नाम पे बहुत कुछ ऊट पटांग करवाया जा रहा है। तो ये आप भी समझदार हो, समझ जाते हो ना। तो ये सिस्टम पहले चलता था। तो पीर हो गया। ऐसे यहाँ पर एक टर्म आती थी खानकाह। बताओ जरा किसी ने सुना हो कि सूफीज्म में खानकाह क्या था? तो खानकाह इज लाइक आश्रम। आश्रम नहीं थे, लेकिन खानकाह मतलब जहां पर जो सूफी संत रहते थे जिस जगह पर, उस जगह को खानकाह कहते थे। तो अपने आप में आश्रम की तरह था। ऐसे ही जो है सूफीज्म में आता था जिक्र। जिक्र का मतलब क्या होता है? जिक्र गाने भी सुने होंगे भाई आपने, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, सुना है? चैंटिंग। जिक्र इज लाइक कि जो गॉड हैं, जो हमारे खुदा हैं, जो हमारे प्रभु हैं, उनका नाम बार बार क्या करना, रिपीट करना, जपना, है ना, उसको जिक्र कहते थे। यहां पर एक शब्द आता था उर्स। उर्स, ये सब मैं इसके बता रहा हूं सूफीज्म के, है ना। क्या होता था उर्स? उर्स को कहते थे डेथ ऑफ अ सूफी सेंट। जो सूफी संत की मृत्यु होती थी, तो मृत्यु के लिए या डेथ के लिए एक शब्द आता था जिसको कहते थे उर्स। ठीक है, उर्स क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो भाई ये सवाल भी अच्छा बन सकता है यहाँ पर, है ना। और भी बहुत सारी हैं, जैसे तौबा आता था, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। तो तौबा क्या होता था सूफीज्म में? अच्छा, तौबा का मतलब ही क्या हो रहा था सोचो? रेपिटेंस हो रहा था, रिपीट, रेपिटेंस। तो तौबा का मतलब यहाँ पर जो है रेपिटेंस से होता था। तो इस तरीके से, और जो डिसाइपल्स होते थे उनको या तो मुरीद कहते थे या खलीफा के नाम से भी इनको जानते थे। तो ये ऐसे जो है आते थे यहाँ पर सूफीज्म में। बाकी सूफीज्म की शुरुआत भारत में सब जानते हैं चिश्ती सिलसिले से हुई थी। और चिश्ती सिलसिले के प्रारंभ कर्ता जो थे भारत में वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में, मजार शरीफ के नाम से अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती। अब वो क्या है क्या नहीं, वो हम लोग अगले कहीं ना कहीं। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर। समय बताएंगे? 1582, है ना। 1582 में दीन इलाही। जल्दी से बताओ, दीन इलाही क्या था? क्या एक नया धर्म था? एक धर्म ही था ये अपने आप में, सभी धर्मों की अच्छी बातें थी। और इसका जो कुल पुरोहित था, इसमें जो पुरोहित था और एकमात्र जो हिंदू भी था, वो था कौन? बीरबल, है ना। और अगर पूछेगा कि इस दीन ए इलाही, कुल पुरोहित बीरबल था। एक सेकंड ना, बीरबल इससे जुड़ने वाला पहला व्यक्ति था। और इसमें एक और व्यक्ति था जिसका नाम था आईन अकबरी। किसने लिखी है? सब भूल रहे हो आप। अबुल फजल। तो इसमें अबुल फजल भी था। अबुल फजल भी था। आई गेस अबुल फजल को पुरोहित कहना चाहिए और बीरबल को इससे जुड़ने वाला पहला व्यक्ति कहना चाहिए। टोटल स्टार्टिंग में इसमें 21 मेंबर थे, बीरबल एकमात्र हिंदू था। बस ये ध्यान रखना आप लोग इसमें, है ना। चलिए बाकी तो इसमें बताओ दीन इलाही में और क्या ही बताया जा सकता है ना। बस यही है मेन दीन इलाही। बाकी भाई अकबर ने कितना कुछ कार्य किया है वो आप लोग समझदार हैं। मियाँ मल्हार। अच्छा ये राम नहीं, ये राग है, प्लीज। ये राग है क्योंकि ये गायन शैली है ना, राम कैसे हो जाएगा, ये राग है। तो एक राग आता है मियाँ मल्हार। पता है आपको मियाँ मल्हार कब गाया जाता है? मानसून सीजन में, वर्षा के दिनों में। तो वर्षा के दिनों में जब मेघ बरसते हैं, जब बादल बरसते हैं, तो तब जो है ये खुशी में कि भाई अब देखो धरती पर जल गिर गया है, उर्वरकता अच्छी होगी, फसल होगी, ये सो वो। तो इन सब में जो है खुशी से क्या गाए जाते हैं? गाने गाए जाते हैं। और ऐसे राग मल्हार की शुरुआत करने वाले भारत में जो है, उनको हम लोग एक जो है टाइटल भी देते हैं। हमने तो क्या देनी, उसको अकबर ने दी थी टाइटल कंठ भरण बाणी विलास। अब बताओ, तानसेन जिसको कंठ, क्या लिख रहा हूं मैं बताओ, जिसको कंठ भरण वाणी विलास की टाइटल मिली थी, वो ये है जी, इसको मिली थी। और बताओ जरा तानसेन का रियल नेम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? तानसेन तो उसको ऐसे, हाँ ठीक है, रामधनु पांडे या पांडुरंग के नाम से जो इसको जानते थे उस समय, तो रामधनु पांडे कह लीजिए, है ना। चलिए बाकी किसी ने पंडित जसराज जी का नाम सुना? देखो ये बहुत पुराना नहीं है, आज से 5 साल पहले इनकी डेथ हुई थी 2020 में। और जो अलग अलग हमारे इंडिया में म्यूजिक के वो है ना खानदान है, जैसे म्यूजिक घराने होते हैं ना। तो नहीं, ग्वालियर नहीं, ये थे आपके राजस्थान वाले। और राजस्थान में कौन सा घराना होगा? हाँ सोचो सोचो, हाँ क्या गाते हैं यहाँ पर? सोचो सोचो, मेवाती घराना। तो ये मेवाती घराने से बिलोंग करते, 2020 में इनकी डेथ हुई है। बाकी मीरा जी के बारे में आपने सुना है, एंड अमीर खुसरो जिसने 8 दिल्ली सुल्तानों का क्या देखा था? शासन काल देखा था, वो आप जानते हैं। और अभी मैंने इसकी बुक बता दी है, तबला सितार सब अमीर लाया था। चलो थोड़ा और जल्दी बढ़ते हैं भाई, आई नो आप लोग
पेशेंस कम रखते हो, और ठीक है आप काफी लंबे समय से बैठे भी हैं। चलिए, इसको आपने लगाना था किसमें, सीक्वेंस में, इजी है ना। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। बाल गंगाधर जी की तिलक 1 अगस्त 1920। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 3, तो 1 और 3 ये आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, है ना। मन तो बहुत है कि इसमें सब कुछ बताऊं। लखनऊ पैक्ट के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हाँ अंबिका चरण मजूमदार जी थे, बिल्कुल बढ़िया। और एनी बेसेंट और बीजी तिलक जी के प्रयासों के बाद से ही क्या किया गया था, ये मीटिंग जो है वो सफल हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के पीछे किन 2 लोगों का नाम है, मोतीलाल नेहरू जी, है ना, और सीआर दास, चित्तरंजन दास जी, इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, है ना। और बाकी तो जलियांवाला बाग मैसेकर का कारण आपको पता है, 13 अप्रैल को हुआ था। कारण जो है वो रॉलेट एक्ट का पास होना, फिर उसके खिलाफ हमारी सत्याग्रह सभा का गठन होना, एंड जिस दिन हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक उसी दिन 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच से बीजी तिलक साहब की भी मृत्यु हुई थी। तो ये राइट सीक्वेंस इस तरीके से बन रहा था, ऑप्शन नंबर सी आपने कहा है। 68 में आओ, इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू हुआ था, इस्तमरारी बंदोबस्त को जो है आप 2 और नामों से जानते हैं, इसको स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। और इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम को जो है 1893 में जब लाया गया था, तो उस समय इसको लाने वाला जो व्यक्ति था, ही वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि आप याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय ही कहां से स्टार्ट हुआ था, देखो ये 1786 में वॉइसरॉय बना था और 1793 तक ही ये वॉइसरॉय के पद पर था। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जब ये स्थायी बंदोबस्त लाया था, तो इसमें क्या व्यवस्था थी, देखो इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसान है ना, और इस किसान को ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, तो ये सीधे कंपनी के पास नहीं जाते थे, बल्कि इनके बीच में जो है कुछ जमींदार रखे हुए थे। तो होता क्या था कि ये जो जमींदार है ये कलेक्ट करेगा किसान से रेवेन्यू, और जो भी इसने कलेक्ट किया उसमें से 1/11 हिस्सा या लगभग जो है 10वां भाग हिस्सा जो होगा 10% के आसपास, वो अपने जेब में रखेगा। कौन, ये जो बीच में कौन है, जमींदार है। और बाकी का जो बचा हुआ 10/11वां भाग है, तो ये वो किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ऐसी व्यवस्था लाया था कौन, ऐसी व्यवस्था लाया था कॉर्नवालिस। और उस समय पूरे भारत देश के 19% भाग पर यही व्यवस्था जो है वो काम करती थी। जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तरी कर्नाटक वाले हिस्से हैं, नॉर्दर्न कर्नाटका, तो वहां पर जो व्यवस्था थी वो थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दूसरी बंदोबस्त व्यवस्था सबको पता है 1820, कौन सी व्यवस्था, 1820 यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी को लाने के पीछे 2 नाम आते हैं, एक आता है थॉमस मुनरो और एक, पक्का, हाँ हाँ सही जा रहे हो, कोई बात नहीं। चलिए, कैप्टन रीड इन्होंने कहा है। अच्छा ये बताओ क्या होता था रैयत में, रैयत का शब्द है किसान, तो रैयतवाड़ी में जो था ये जमींदार हटा दिया, अब सीधे किसान किसको पे करेगा, कंपनी को टैक्स पे करेगा। बीच में जो बिचौलिया था उसको हटा दो, हटाओ उसको रास्ते से, मतलब इसलिए मार डालो, मतलब उसको हटा दिया, उसका पद खत्म कर दिया। और ये व्यवस्था सबसे ज्यादा भाग पर भारत में चलती थी, 51% भाग पर। और 51% भाग में मुख्य रूप से थे बंबई, मद्रास, असम, वेस्टर्न बंगाल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। और तब 1833 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जिस समय बैठा हुआ था, उस समय एक नई व्यवस्था आई थी 1833 में, जिसका नाम था महलवाड़ी। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि जो गांव था, इस गांव को एक यूनिट बना दिया, और उस गांव का जो हेडमैन होगा, जो प्रधान होगा, मुखिया होगा, अब वो सबकी तरफ से जो है जमा कर रहा है टैक्स, और एक साथ जो है वो देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऐसी व्यवस्था महलवाड़ी थी। जितना भी बचा हुआ पार्ट है 30-31 जो भी है, उस उतने % भूमि पर महलवाड़ी सिस्टम जो है चलता था। जैसे ये यूपी है, आगरा है, अवध है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर ही चलता था, पंजाब, गंगा के मैदान, तो यहाँ पर जो है ये व्यवस्थाएं चलती थी, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इन सब के बारे में एक एक 2-2 लाइनें हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। वाटरलू का बैटल, ये शायद रिपीट हो गया, मैंने अभी 4-5 दिन पहले करवाया था। द बैटल ऑफ वाटरलू, ये वो वाटरलू का युद्ध है जिस समय नेपोलियन जो था वो गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार होने के बाद फिर उसको जो है बंद कर दिया गया था जेल में। और ये कब की घटना है, देखो फ्रांस का, देखो लीडरशिप कहाँ की करेगा नेपोलियन, फ्रांस की करेगा। तो फ्रांस लड़ रहा था इस समय अगेंस्ट किसके, ब्रिटेन। ब्रिटेन का समर्थन इस समय दे रहे थे कौन, जैसे ये है प्रुशिया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तो ये जो नेशंस थे वो सब जो है समर्थन कर रहे थे। तो एक तरफ भाई 7-8 पावर्स एक साथ थी, और दूसरी तरफ फ्रांस था। और ये जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इसका एग्जैक्ट डेट याद है किसी को, 18 जून 1815 को।
तो 18 जून 1815 को वाटरलू का जो है ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के दौरान जो है फ्रांस और ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया है ना, ये सब जो थे इन्होंने हराया था बोनापार्ट को, हटा दिया था यहाँ से रास्ते से, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ जल्दी से। 70th क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ, इजी है, ये है मदुरई, मदुरई मतलब तमिलनाडु, तो ये कहां पर है, दैट इज इन मदुरई तमिलनाडु। और इसको बनाया किन राजाओं ने था, वंश पूछ रहा हूं मैं, मैंने राजा का नाम नहीं पूछा, वंश, किस वंश के राजा ने इसको बनाया था और किस नदी पर है। ये आप याद रखना कि पांड्य जो रूलर्स थे, और स्पेशली कुलाशेखरन, पांड्य राजा हुआ था कुलाशेखरन, उसने बनवाया था। और ये जो है वेगई नदी बहती है ना यहाँ पर तमिलनाडु में, वेगई नदी, तो जो वेगई रिवर है, इस वेगई रिवर के दक्षिणी छोर पर है, सदर्न एंड ऑफ, या सदर्न जो बैंक है किसका, वेगई रिवर का, तो वहां पर पांड्या रूलर कुलाशेखरन जो है उन्होंने इसको बनाया था, कौन से मंदिर को, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को। तो ये भी सवाल भाई अच्छा बन सकता है। चलिए 71st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। हाँ ना 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 नहीं, अरावली तो फोल्ड है, क्या क्या है, रेसिडुअल तो है, लेकिन बना कैसे, वो फोल्ड ही तो बना है। राइन वैली जो है इसमें वो ब्लॉक माउंटेन्स का एक उदाहरण है, जैसे वेस्गस है या जैसे राइन वैली है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। एंड यू आर आल्सो राइट, अरावली इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, लेकिन भाई वो फोल्ड के ही कारण जो है रेसिडुअल्स जो है के निर्माण हुए, तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए इसका, है ना। इस तरीके से राइन ये ब्लॉक माउंटेन है ना, ये वलित ना होकर ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो पता है, पूर्ण रूप से रूस में बहती है, और वो नदी है वोल्गा, लगभग 3530 किलोमीटर की इसकी जो है क्या है, दूरी है। तो 3530 किलोमीटर तक बहती है, कौन सी, वोल्गा रिवर। और कहाँ बहती है अगर ये पूछा तो एंटायरली ये बहती है कहाँ, रूस के भीतर। तो ये रशिया में ही आपको नजर आएगी ना, ये वाला जो रूस है, अब ये फिजिकल मैप में दिखा नहीं रखा, वो अलग चीज है नदी, लेकिन जो इसका राइट आंसर। अच्छा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी भी इन्हीं में से एक है, डेन्यूब है, कितना, लगभग 2850, तो 2850 किलोमीटर 10 देशों से गुजरती है, 10 जो है अलग अलग देश। कौन सी नदी, डेन्यूब, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है ना, ऐसे रोमानिया है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, ये सब इधर लिखा हुआ है, देखो ये मैप में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, ये वाला है ना, तो यहाँ से होते हुए बहती है। इसी तरीके से रोन रिवर है, रोन कहाँ पर बहती है, रोन ये स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के पास कौन सी जगह दिख रही है आपको, फ्रांस, हाँ बस, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में बहती है। और राइन रिवर तो क्या, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लिस्टेनस्टाइन, अगर आप लोगों ने सुना है, ये वाला है लिस्टेनस्टाइन, कुछ ऐसा बोलते हैं इसमें, यहाँ पर है, तो यहाँ से भी ये होते हुए बहती है। तो ये पूरा आपके मैप में ही लिखा हुआ है, अब ये यहाँ नई जगह दिखा रखी, बट हाँ ये सब इसके आसपास बहने वाली नदियाँ। सो इस हिसाब से यूरोप की सबसे लंबी पूछा तो ऑप्शन डी पे हम लोग चले जाएंगे। लेक तुर्काना कहाँ पर है, ये तो इजी है, लेक तुर्काना विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, और ये सिचुएटेड है अफ्रीका में, केन्या में। तो लेक तुर्काना जब भी पूछेगा केन्या, आप लोग चले जाना, तो केन्या लिख लो, सही जवाब इसका क्या है, केन्या। बाकी अफ्रीका में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे बात करें तो विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है ना, ताना झील है, लेक ताना भी यहीं पर है, विक्टोरिया, लेक ताना, विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है, ताना से ब्लू नाइल निकलती है, जब दोनों मिलती हैं, है ना। ये नहीं, यहाँ मैं आपको क्या बता रहा था, मेरी बात समझो, आप शायद भूल गए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा लेक तुर्काना कहाँ पर है, ये है आपका केन्या में। फिर मैंने कहा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका में और भी बहुत सारी नदी है, जैसे यहाँ पर अगर हम लेक की बात करें तो यहाँ विक्टोरिया लेक है, और ये विक्टोरिया लेक जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर, सॉरी नॉट कैस्पियन सबसे बड़ी, दूसरे पे सुपीरियर और तीसरे पे विक्टोरिया, तो कैस्पियन, सुपीरियर और विक्टोरिया विश्व की 3 सबसे बड़ी झील है। और इस विक्टोरिया से जो नदी निकलती है वो है श्वेत नील, व्हाइट नाइल। एक और झील है अफ्रीका में जिसका नाम है टाना, लेक टाना, और लेक टाना से निकलती है कौन सी नाइल, ब्लू नाइल, है ना। और जब यहाँ से ये ब्लू नाइल आई, जब यहाँ से व्हाइट नाइल आई, तो जिस जगह पर ये मिलती है इस जगह का नाम है खार्टूम। तो खार्टूम में ये मिलती है, और खार्टूम में मिलकर फिर यहाँ से जो है नील नदी के नाम से आगे बहती है और भूमध्य सागर में जा गिरती है। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है ये देखो ना इधर ही, चलिए ये, तो ये यहाँ से जो है इजिप्ट होते हुए फिर यहाँ पे जा गिरेंगे, तो भाई ये भी अच्छा हो सकता है। तुर्की की सबसे फेमस झील कौन सी है, वान लेक, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक है ना, सॉल्टी लेक के रूप में जो है आती है। तो भाई इस तरीके से याद रखोगे आप। चलिए 74 पे आओ, डोलड्रम, 1, 2 और 4, बिल्कुल ठीक है, 1, 2 और 4 सुना है ना आपने डोलड्रम का नाम। डोलड्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो विंड्स
है ना, वहां पर ये वर्टिकली चलती है, जबकि विंड्स का डायरेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन यहाँ पर विंड्स जो है ये वर्टिकली जो है ऊपर की ओर अराइज होती है, और इसीलिए शांत क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई हलचल नहीं, शांत क्षेत्र है। तो ये जो है काम एयर एंड लाइट विंड्स का एरिया है, इक्वेटोरियल पैसिफिक में है, और यहाँ पर वेरिएबल्स इन बोथ लोकेशन एंड एक्सटेंट्स, ये भी सही है। लेकिन अब बताओ स्टॉर्मी फोर्टीज क्या है। हाँ, ये वेस्टर्न में, पहली बात तो ये दक्षिणी ध्रुव में आता है, और दक्षिणी ध्रुव में कहां पर आएगा ये, 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच। भाई इसका नाम ही देखो ना, आप एक चीज बताओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है चालीसा। वैसे इसको गरजता चालीसा लिखते हैं हम हिंदी वाले, गरजता चालीसा। अब जब इसका नाम चालीसा है तो ये ऑब्वियस सी बात है 40 डिग्री पर बनेगा, और 40 डिग्री से 50 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है यहां पर ये बनता है, साउथ लैटिट्यूड पर ये बनेगा। इसलिए एक आता है हमारे पास में प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, इसको इस वाले को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, स्टॉर्मिंग से अच्छा इसको कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, रोर करना है, टाइगर है, टाइगर रोर कर, बोला था ना वो विकी कौशल ने मूवी में। तो ये रोरिंग होता है, रोर करना है ना, तो ये रोरिंग होता है। और प्रचंड पचासों के क्या लिखते हैं, समथिंग फ्यूरियस फिफ्टीज आई गेस, तो इसको फ्यूरियस फिफ्टीज लिखते हैं, है ना। तो प्रचंड पचासा मतलब देखो 50 डिग्री से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो यहां पर तेजी से हवाएं बहती है ना। और ऐसे एक और आता है हमारे पास में चीखता साठा, चीखता साठा, इसको कहते हैं श्रींग, श्रींग कहते हैं, श्रिंकिंग समथिंग कुछ लाइक दैट। अब मेरी अंग्रेजी कमजोर है जी, तो इसको जो है 60s के नाम से जानते हैं, है ना, श्रिंकिंग, श्रीकिंग, श्रीकिंग जो भी है, 60s के नाम से जो है इसको जानते हैं। और ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री के बाद, तो लगभग 60 से 70 के बीच में जो बनती होंगी वो आती है वहां पर चीखता साठा जो है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, ये अलग 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 जो है स्टॉर्म्स के यहाँ पर है प्रकार। इसको श्रीकिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, श्रीकिंग, IEKING। तो श्रीकिंग 60s एंड ऑल, तो ये मतलब आते हैं ये। आप देखो ये हमें कहाँ मिल रहे हैं, ये 40 के बाद मिल रहे हैं, 40 से 60, 40 से 70 इसके आसपास में, राइट। तो भाई ये कैसे हो जाएगा आपका डोलड्रम, क्योंकि डोलड्रम कहाँ बन रहा है, डोलड्रम बन रहा है ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, ये बीच में भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री के 10 ऊपर 10 नीचे, बस इसके बीच वाला जो एरिया है वहां पर ये सारी चीजें बनेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आप कुछ भी करो, मैं इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा, बाकी जगह तो मैं ले लूँ, लेकिन भाई ये सवाल कितनी बार पूछोगे मुझसे और कितनी बार एग्जामिनर पूछेगा। इधर है जी आपका दिल्ली, है ना, इधर है आपका मुंबई, है ना, यहाँ है आपका कोलकाता या कलकत्ता, क्या लिखना है, कलकत्ता कोलकाता, तो इसको कोलकाता लिखते हैं। और यहाँ आ जाएगा आपका चेन्नई। ये मेन नहीं है जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ हमें पता है कि यहाँ ऐसे 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 ऐसी बातें हैं। सवाल ये पूछता है कि दिल्ली से कोलकाता के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है, उसका डिस्टेंस कितना है, कोलकाता से चेन्नई कौन सा है, डिस्टेंस कितना है, चेन्नई से मुंबई कितना है, और बाद में सबका ओवरऑल टोटल डिस्टेंस कितना है। तो बताओ जरा सबसे पहले कि दिल्ली और मुंबई के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है, दिल्ली और मुंबई, तो यहां पर है नेशनल हाईवे 48। दिल्ली और मुंबई के बीच में जो नेशनल हाईवे है इसका नाम क्या है, 48। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी है 1419 किलोमीटर, 1419 किलोमीटर, ये है जी याद करने लिए, इसलिए मैंने कहा इसमें शॉर्टकट का कोई मामला नहीं रहता। अब ऐसे ही जो है मुंबई से लेकर चेन्नई के बीच में क्या है, तो यहाँ पर भी नेशनल हाईवे 48 है, यहाँ भी क्या है, नेशनल हाईवे 48 है ना। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ मात्र 1290 किलोमीटर है, मात्र तो नहीं बहुत होता है, लेकिन ये 1290 किलोमीटर से। अब आया हमारे पास में दिल्ली से लेकर कैलकाटा के बीच, तो दिल्ली से कैलकाटा में है नेशनल हाईवे 19 एंड नेशनल हाईवे 44, ये दो है यहाँ पर, नेशनल हाईवे 19 एंड नेशनल हाईवे 44 ये। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर लगभग नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर कितना है 1453 किलोमीटर है, 1453 किलोमीटर, 1453 यहाँ है सबसे ज्यादा। और लास्ट बचा हमारा कैलकाटा से चेन्नई, एनी आइडिया कौन सा है, नेशनल हाईवे 16, और इसका याद रखने का तरीका, इसका डिस्टेंस भी 1600 में है, तो 1684 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16 1684 किलोमीटर। लो जी ये इसका डिस्टेंस है। अब आज के बाद मत भूलना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये सड़कों को जोड़ने वाली है, सब हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है,
ये सड़कों को जोड़ने वाला है जो पूरे भारतवर्ष को आपस में जोड़ता है, और इसकी शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। आपको मैं यूं भी बता दूं कि देखो, वैसे तो इसका अनाउंसमेंट 1999 में हो गया था, 2001 में जो है काफी रूप से ये विस्तार हुआ था, तो 1999 2000 2001 के बीच में ये चला था बढ़िया ढंग से। तो उस समय जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बस कुछ ही क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी तो रीजनिंग आप फटाफट कर लेते हो खुद से ही। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 ने क्या बनाया था? इसने बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो 1773 के अधिनियम में था। देखो, जब आपसे कोई पिट्स पूछेगा ना मेरे मित्रों, तो पिट्स के बारे में मैं 4 ही लाइन आपको हमेशा बोलता हूँ, रट लो। पहली लाइन तो यही है, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। दूसरी लाइन है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 4 लोग होते थे, इसने 4 में से घटाई संख्या और 4 से संख्या घटाकर 3 कर दी। इसी ने पहली बार एक शब्द दिया था जिस शब्द का नाम है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश अधिपत्य, ये शब्द पहली बार इसमें आया था। और इसी अधिनियम ने वायसरॉय को वीटो जारी करने की पावर दी थी। वीटो की शक्ति कौन जारी कर सकता है? गवर्नर जनरल था उस समय, वायसरॉय तो बाद में हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल जो है वीटो को स्टार्ट कर सकता है। तो भाई यही तो है आपके पास में 1884 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सही है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। रुको, हाँ क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट, नहीं, नॉट बेस्ड कैसे हो गया? ये तो बेस्ड था भाई। पंडित नेहरू जी ने 1938 में क्या बोला था ब्रिटिशर्स को कि हमारी जो संविधान सभा होगी वो अडल्ट सफरेज पर होगी। तो आप नॉट कैसे लिख सकते हो ना? पहला वाला कथन जो है गलत है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है? रुको जरा, मुझे ध्यान से पढ़ने दो। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऐसा था क्या आधारित थी? चलो मुझे बाकी भी पढ़ने दो। रुको, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, होल्ड ऑन। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। इट फंक्शनड थ्रू वेरियस कमिटीज। अब बताओ इसमें से कौन सा आपको सही लगता है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, है ना? क्या लिखना चाहिए इसका आंसर? 1 3 4, क्योंकि 1 तो भाई सभी में है, सिर्फ बी वाले को छोड़ दो, है ना? लेकिन फिर जो है अगर बी को छोड़ देंगे तो चौथा कथन भी सही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे हम? ऑप्शंस के मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए? इसका आंसर सी लिखना चाहिए। हाँ, सी लिखना चाहिए फिर। 1 3 और 4। 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। हाँ, 1 3 और 4 है ना? 1 3 एंड 4। नहीं, 2 नहीं आएगा ना फिर। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। चलो, प्रत्यक्ष होता तो जनता स्वयं भाग लेती ना। यहाँ पर नॉमिनेशंस के थ्रू थे ये सब। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम? आर्टिकल 50। क्यों ज्यादा जाना है हमने? और आर्टिकल 50 जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है डीपीएसपी। तो इट मींस किसका राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी लिख लेना 78। राज्यपाल की राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्माण, सीधे कुछ नहीं है जी। आप ये बताओ, इसमें बस ये पूछा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात की है। द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द ड्यूटीज ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर। देखो ना, मंत्रिमंडल से उसके निर्णय को कौन पहुंचाता है? सीएम पहुंचाता है। तो सीएम किसको पहुंचाएगा? ये गवर्नर को पहुंचाएगा। तो वो कौन सा एक्ट है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है सीएम की ड्यूटीज डिफाइन की गई है? कंफ्यूजन? चलो, तो इसका राइट आंसर आएगा 167। 166 क्यों नहीं? क्योंकि 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालनों के बारे में बोला है। तो यहां पर तो राज्य सरकार के कार्य संचालन है, सही है, कार्य संचालन है। यहां आप सब जानते हैं क्या है, यहां पर है विधान मंडल, या विधान मंडल ना लिखा हो तो कई जगह पर जो है विधायिका भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर है जो है राज्य विधानमंडल का गठन, भाई राज्यों में है ना हम लोग, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल का गठन है। अच्छा, मेरी एक और बात सुन लो, विधानमंडल से आप क्या समझ रहे हो? देखो, विधानमंडल मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ वीएम, हाँ, विधानमंडल लगना, प्लीज ध्यान से समझना, मैंने शॉर्ट लिखा विधानमंडल। तो विधानमंडल हमारे भारत में 2 तरीके से हो सकते हैं। विधानमंडल कह रहा हूं मैं, एक हो सकते हैं एकात्मक,
जिनको हम यूनिकैमरल कह सकते हैं। जैसे अपना उत्तराखंड है भाई, हमारे उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है ना, कहीं विधान परिषद है नहीं है। तो जहां पर एकात्मक होता है वहां पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होती है। और एक होती है जिनमें द्विसदनात्मक होते हैं, जैसे एक सदनात्मक था तो ये द्विसदनात्मक हो गया। द्विसदनात्मक में क्या आएगा, द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक में क्या आएगा, बाई कैमरल में यहां पर आएगी दोनों, विधानसभा भी और साथ में विधान परिषद भी। अब आज के टाइम में विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। सबको याद है कौन कौन से, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेईस है तेलंगाना। तो बस तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनात्मक सरकारें या बाइकैमरल जो है गवर्नमेंट्स हैं। तो इट मींस किसका राइट आंसर जो है, हमें अगर पूछेगा विधानमंडल कैसे होते हैं तो इस तरीके से। अब 169 सबको पता है, द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। किसी राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन करना या उसका समापन करना, ये किस अनुच्छेद में है, ये 169 अनुच्छेद में है। सो यहां हमसे पूछा था ड्यूटीज ऑफ सीएम, तो ऑप्शन बी लिख लेना इसका सही जवाब। चलिए 2-4 और क्वेश्चन है जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहले ये बताओ पूंजी निर्माण क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है, जैसे मशीनरीज को जोड़ना, सीधी बात है। या मान लीजिए कोई जैसे घर हम लोग बनाते हैं ना, तो हमने जो है घर बना दिया, जैसे भवन को जोड़ना या कोई इक्विपमेंट कोई उपकरण को जोड़ना, ये हमारा कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल। एक चीज बताओ, अगर मेरे पास में पैसा आ जाए और मुझे ऐसा चाहिए कि यार इस पैसे को मैं सही जगह उपयोग करूं ताकि मैं इस पैसे से भविष्य में इनकम कमाते रहूं, तो क्या करूं, अच्छे कपड़े ले लूं। कपड़े से क्या होगा भाई, मैं उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मैंने घर ले लिया तो भाई घर की कीमत जो है, या मैंने जमीन ले ली तो जमीन की कीमत तो बढ़नी है। मैंने कोई मशीन ली, अब देखो ये पैनल में यूज कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, तो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना था, ये कैपिटल मैंने एक ले लिया। अब इससे मुझे इनकम जनरेट ही तो हो रही है भाई, मैं इसका उपयोग सेवा के रूप में कर पा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम लोग जहां करते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं में मकान हो गया, मशीन हो गए, उपकरण हो गए, इन सबके स्टॉक को हम बढ़ाते हैं। क्यों, ताकि भविष्य में इन्हीं चीजों से हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने में मदद मिले। तो वो होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल मतलब दूरदृष्टि भाई, दूर मतलब दूरदृष्टि दोष मत कहना, हमारी नजर जो है दूर तक है। अगर हमारे पास पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करता है, निवेश पूंजी निर्माण के मार्ग का एक अनिवार्य कारक है, तो इन्वेस्टमेंट तो है ही। तो दूसरा बिल्कुल सही है, और पहला भी, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द सेविंग्स and the effectiveness of financial institution, that is also a right statement. So it means किसके statements के according क्या होने चाहिए, both are correct, दोनों सही है। जल्दी चलो मित्रों, नेक्स्ट आओ। ये तो भाई इजी है, राजकृष्ण जी है ना। राजकृष्ण जी ने क्या कहा था ना, देखो 1978 में कॉन्सेप्ट आया था, और 1978 में जब कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ना, वो मात्र 3.5% के आसपास चल रही थी, और जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम मात्र जो है 1.3 थी। 3.5 जीडीपी था हमारा ग्रोथ रेट, और 1.3 जो हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट था। अब ऐसे में हुआ क्या कि 1978 से लेकर 1990 तक यही हमारे पास चलता था हिंदू जो ग्रोथ रेट सिस्टम था। और जब मनमोहन सिंह जी आए, है ना, उन्होंने एलपीजी का कंसेप्ट दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे हमारी जो ग्रोथ रेट पहले जो मात्र मैंने कहा ना कि 3 पॉइंट्स और इसके आसपास होती थी, जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेशियो था, अब वो सडन क्या होता है, हाइक होता है, इंक्रीज होता है। और वहां से फिर हमने हिंदू ग्रोथ रेट के सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए अब नए जो है ग्रोथ रेट की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। सो राजा कृष्ण इज द राइट आंसर। 1978 में इंट्रोड्यूस किए थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष पूछा होता तो नेहरू लिखते, लेकिन उपाध्यक्ष पूछे हैं तो गुलजारी लाल नंदा जी आ जाएंगे। तो राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा। ये पूछना है क्या कि प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950, और वो समय 15 मार्च को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 15 मार्च को जो है इस समय बनाया गया था, ये आप लोगों को याद है, नई दिल्ली में इसका HQA हेडक्वार्टर होता है। भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन, भाई ये क्या बात हुई? आप जानते हैं कि भारत रत्न जो लिस्ट था उसमें पहले कला को नहीं जोड़ा जाता था, कला को 2014 में जोड़ा, और 2014 में जब कला को जोड़ा था तो उस समय पहले रेसिपिएंट जो थे वो हमारे मास्टर ब्लास्टर थे, यानी सचिन तेंदुलकर साहब। बस आप मुझे बताओ कि भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
भारत रत्न 7 नहीं, नीचे आओ, 1954 में, 1954। देखो, चार जो देश के सबसे बड़े अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, एक ही साल है ये सब, 1954। और जब 1954 में पहली बार ये पद्मा छोड़ा भी यहाँ भारत रत्न अवार्ड बने थे, तो 3 रेसिपिएंट थे इसके। उनमें भी सबसे पहला नाम जैसे सीवी रामन साहब का आता है, फिर हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का नाम आता है, और एक और नाम बताओ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अलावा बताओ गोपाल, कोई तो बताएगा। सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जी जो थे इस समय थे। पहले क्या होता था कि जब ये अनाउंसमेंट हुए थे ना 2 जनवरी 1954 के आसपास, तो उस समय मरणोपरांत नहीं मिलता था। किसी की डेथ हो गई, उसके बाद उनको सम्मान करो, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सम्मान ले रहे हैं, तो पहले पोस्टमसली नहीं होता था, मरने के बाद नहीं मिलता था। पहली बार मरणोपरांत मिला था, याद करो, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और शास्त्री जी को मिला था 1966 में। तो 1966 के बाद से जो है मरणोपरांत भी देते हैं। जैसे इसी 2000 किसका देख लो, 25 का देख लो आप लोग, 25 तो अभी नहीं, 2024-25 का देख लो ना। तो 2024 में जो 25 में जो मिले थे वो कौन कौन थे? हाँ, मुलायम सिंह यादव जी पक्का, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी करना चाह रहे हो? लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, हमारे वो थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, क्या नाम था, एम एस स्वामीनाथन जी, है ना, चौधरी चरण सिंह जी को मिला था। इसी तरीके से नरसिम्हा राव जी को मिला था। तो 5 ऐसे रेसिपिएंट थे जिनको 25 के लिए जो है सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते ना, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना, लाइक दैट। तो ये भी भाई अच्छा सवाल बन सकता था। गलत। अब देखो, वैसे ऐसे सवाल आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब हमारे पास में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 43 है ना, 43 में एक मिक्सड है कंचनजंगा वाली, 7 उसमें नेचुरल हैं, और बाकी जितनी भी बची, कितनी बची, 35 जितनी भी बची है ना, तो वो हमारी कल्चरल हो जाएगी। अब सबके डेट याद रखना, ईयर याद रखना मुमकिन भी नहीं है। तो ऐसे सवाल है तो स्किप करो, या तो भाई लक बाई चांस आपको आता है। आगरा फोर्ट को 1983 में दिया गया था, सही कथन है। रेड फोर्ट 2007 में था, ये भी सही कथन है। फतेहपुर सीकरी 1986 था, ये भी सही है। लेकिन सांची स्तूपा में 1989 होना चाहिए था, 88 नहीं। तो ये ठीक है, आता है तो ठीक, वरना स्किप करना। तो इसका राइट आंसर जो है, इसको 1988 के बजाय 1919 करना, मतलब ये वाला गलत है। सी वाला जो है ये क्या है, इसमें गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? कुछ आइडिया? नहीं, लिखो 1983, ऑप्शन नंबर डी लिखना, जल्दी बताओ अभी। 1983, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ा है आपने? सारी हैं, जावा भी आती है इसमें, स्क्विरल भी आती है इसमें, पाइथन भी आता है इसमें, कोबरा भी आता है, राइट। तो जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब भाषाएं इनकी। मेक इन इंडिया, अब जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ये तो पता होगा, मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ, इजी है ना, सभी को पता है 2014 में मेक इन इंडिया आया था। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था, इनके निवेश को सुगम करना था। तो ऐसे सवाल अक्सर 1-2 हो ही जाते हैं, तो ऑप्शन बी लिख लेना, बोथ। अच्छा, ये पूछ रहा है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, लेट्स सी। नाबार्ड का गठन सबको बताएं। सिर्फ अगर ईयर लिखना है तो मैं 1982 लिख लेता हूं, और अगर दिनांक भी लिखना है तो 12 जुलाई 1982 लिख लूंगा, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी जी, है ना। तो इसके बाद जो है इसी नाबार्ड ने 1992 में, 1992 में एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो ये नाबार्ड का ही प्रोग्राम है, लेकिन इसका ईयर क्या है, 1992 है। अगर मैं आरआरबीज की बात करूं तो आरआरबीज तो जो है ये 1975 में बने थे। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो ये कब की है, 1998, बहुत बढ़िया। तो हमसे सही क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, पहले में 4 लिखो, दूसरे में 1 लिखो, तो 4 के बाद 1 है कहीं, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आओ 89, अब फटाफट चलो भाई। 89 इसका आता है ट्रैश। नहीं यकीन आए तो अभी बाद में मोबाइल खोलना, डिलीट करना, मिलेगा कहाँ, ट्रैश में, या बिन होता लिखा हुआ, तो कई जगह बिन होता, कई जगह ट्रैश। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए 89। 90th का HTTP, ऑप्शन नंबर सी, 90th का सी। अब ये 1 लाइनर में ज्यादा सब, इसमें मुझे थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ाहट लगी। ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं, ये जहां से रियल क्वेश्चन भी बना था ना, ये किसी एग्जाम में पूछा है SSC का या कुछ ऐसा, तो वहां भी ये मिसटाइप हो रखा था इसमें। इसका जो सही सीक्वेंस बन रहा था ना, वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था ABD, फिर यहाँ पर C, फिर AC, है ना, ये वाला इसका सही बनता, फिर B, फिर इसमें B, फिर A, लेकिन इसमें एक और A शामिल होना चाहिए था, A। तो इस तरीके से फिर सही बन रहा था।
है ना। नहीं बन रहा है, ए डी बी सी ए सी, है ना, फिर बी डी ए बन रहा है, या इसको ऐसे बना सकते हैं, ए डी बी सी ए सी बी। 8 8 के बन रहे भाई, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए था। क्वेश्चन ही गलत टाइप हो रहा था, तो भाई इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते, है ना। ये क्वेश्चन ही गलत टाइप था, इसको हटाओ यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ, इसका लॉजिक मिला किसी को? ऑप्शन ए श्योर मिला था लॉजिक, चलो ऑप्शन ए सही लिख लो, है ना, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद वाले का राइट आंसर ऑप्शन ए लिखना। किसी को ना समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से ही बता दूंगा, क्योंकि यहाँ फिर बहुत ज्यादा समय खिंच जाता है। इसका क्या लिखा? डी ना 8 8 आया सभी का, 2 कैसे आया? स्किप किया मतलब ये करवाना है, देखो नहीं 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 नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोड है ना हमारे पास में, सुनना ध्यान से, कोड है हमारे पास में, जैसे ये लिखा है कि गुड एंड टेस्टी, आगे ना सौरभ, तो गुड एंड टेस्टी के लिए क्या था हमारे पास में? 1 3 4 था। इसके लिए क्या था? 1 3 4। फिर हमारे पास में सी गुड गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स, इसके लिए क्या था? इसके लिए था 4 7 8। और फिर हमारे पास में था पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर, जब इतना रुक ही गए हो तो 2 4 रुक लो ना, पिक्चर्स है यहाँ, पी लिखना इसको, पिक्चर्स आर फेंट। और इसके लिए क्या है कोड? 7, सॉरी इसके लिए कोड क्या है? 7 2 9, 7 2 9। अब कॉमन देखो जरा, कॉमन देखो जरा, जैसे पहले में और इसमें गुड जो है कॉमन है, तो इसके लिए क्या आ रहा है? गुड के लिए क्या आया? 4 आया, श्योर। बाकी लोग बताओ भाई गुड के लिए क्या आया? 4 आया। चलिए तो गुड के लिए क्या लिखना है आप लोगों ने? 4 लिखना है। बढ़िया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गुड के लिए क्या आया था, इसमें 4 आया था, क्योंकि कॉमन देखो यहाँ भी कॉमन 4 है, यहाँ भी कॉमन जो है 4 है, तो गुड के लिए क्या आया? 4 आया, कॉमन है दोनों में। फिर हमारे पास में है क्या? सी गुड पिक्चर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉमन? पिक्चर्स एंड पिक्चर्स। अब पिक्चर्स और पिक्चर्स में जो है कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, तो यहाँ 7 यहाँ 7। अब मैं लिखूं ना लिखूं, बचा हमारे पास एक ही तो बचा 8, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका क्या निकाला आप लोगों ने? ऑप्शन बी, लॉजिक मिल गया था ना, पक्का। चलिए तो इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर, हाँ बी लिख लेना इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ 95 मामा, चलो ये भी इजी है ना, नहीं इसका क्या आएगा? मामा। अगर मौसी होती तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, मामी होता तो, है ना, इसका मामा सही आंसर है। चलिए इसका क्या लिखा? 21, बहुत बढ़िया 21, ऑप्शन नंबर बी। जिसको नहीं समझ आएगा वो क्वेश्चन पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में आते सबसे पहले इनको पढ़ लेंगे। इसका क्या निकला? 27 निकला ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 97 स्किप किया, ठीक है, पक्का। चलिए 27 कैसे निकला भाई सौरभ? इसका एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, नहीं पढ़ा? चलिए तो इस हिसाब से जब आप करोगे ना तो इसका 27 ही सही आंसर आएगा, तो 27 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 4 बजे मिनट की सुनिए इतनी है, फॉर्मूला भूलिए, इसमें फॉर्मूला रखना ही कहाँ है, सीधी बात है, ये घड़ी है, और घड़ी मतलब पूरा एक चक्कर जब एक घंटे में, यानी कि देखो सीधी बात है ना कि 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 आवर लिखो चाहे मैं इसको 60 मिनट्स लिख लूँ, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 360 डिग्रीज हो रहा है। पहले आप ये समझो, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, 60 मिनट्स का मतलब जो है इस तरीके से होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट का निकालता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का, तो 1 मिनट का अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँ मैं? 360 डिवाइडेड बाई 60 कर लेता हूँ, ठीक है, 0 से 0 हटा दो तो 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस इट मीन्स कि 5 मिनट में कितना होना चाहिए? 6 5 30, यानी कि 5 मिनट में अगर बोलूं मैं तो 30 डिग्री घूमना चाहिए। अब हमारी घड़ी पे कितना बज रहा है? 4 बज रहा है, ये है 12 की सुई, ये है 4 की सुई। अब देखो इसमें 1 2 3 और 4, ये 4 आ गए। तो अगर मैं ऐसा भी देखूं कि देखो इसके बीच में 30 30 60
90 120 हो तो गया आया ना। देखो यहां अगर मान लीजिए इस एक के बीच में बन रहा था कितने का कोण, 30 डिग्री का, तो ऐसे दूसरे में भी 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 यानी कि 90 डिग्री, मतलब 30 डिग्री बनाना, फिर जो है 30 डिग्री, तो अगर ऐसे जोड़ोगे 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 तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो राइट इसका आंसर आना चाहिए था 120। मैं नहीं चाह रहा था डिटेल जाऊं लेकिन आप करवाइए दे दो, बताओ। नेक्स्ट आओ, अगर 10 जनवरी को मंडे है तो 22 जनवरी को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो ये तो इजी है ना। चलिए अगर आप 10 में 7 दिन भी जोड़ोगे, 17 को क्या पड़ रहा है मंडे, फिर 17 में 7 जोड़ो 24, 24 को क्या आएगा मंडे, और मंडे में से 2 दिन कटा दो संडे और सैटरडे, तो सैटरडे आ जाएगा इसका आंसर, ए आ जाएगा। एंड लास्ट फाइनल 100th का राइट आंसर, इसमें रुको, यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, इनमें नहीं यहां प्रॉब्लम है। इसका सही ये होना चाहिए था 20 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ये होना चाहिए था, तब आ जाता। अभी करते हैं ना इसको, फटाफट करो। अब क्या आ रहा है इसका, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या लगेगा, बोर्ड मास, तो सबसे पहले क्या लगेगा डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं ना, क्यों नहीं होगा। नहीं ये शायद फिर फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ जा रहा है। इसका होना चाहिए 20 माइनस 8 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो तब हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। वही करो ना, अब इसके साइन चेंज कर लो, अब साइन चेंज करो ना, क्या दिक्कत आ रही है देखो। जैसे माइनस का मतलब क्या है, ऐड है ना, तो अगर माइनस ऐड है तो ये 8 हो जाएगा। इनटू का मतलब क्या है, भाग, ये हो गया डिवीजन यानी 4। अब बताओ डिवीजन का मतलब क्या है, ये माइनस कर दो 3। अब बताओ प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, अब तो आ जाएगा। अब देखो ये 20 अपनी जगह सेम है, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये माइनस 3 है ना, ये 2। अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब ये इसमें क्या आएगा फिर, यानी ये 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 20, 20 और 2 22 माइनस 6 28 16 में उल्टा मत जाओ। राइट आंसर क्या मिला आपको, सी मिला 16, बस लिख लेना। 22 में से 6 घटाओगे तो 16 आएगा, है ना। तो बस इसका आंसर 16 आना चाहिए था। अब थोड़ा मुझे बताओ क्या क्या नंबर आए। डन, बाकी ऑनलाइन वालों से कल मिलेंगे।